आज हमारे साथ हैं दिल्ली के बहुत ही रिनाउंड और फेमस पोएट जिन्होंने बहुत बड़े-बड़े मुशायरों में परफ़ॉर्म किया है और जिनकी इंस्टाग्राम पे सारी शायरी वायरल रहती है, कुशल जी। तो मैं कुशल जी से पूछना चाहूँगी कि आपको अब तक पुणे कैसा लगा? बहुत सुंदर लगा पुणे। यहाँ के मौसम तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। ओके। हाँ, मतलब मेरा तो मन कर रहा था कि रोड पर ही टहलता रहूँ। हाँ, यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है। दिल्ली से आपको पुणे क्या डिफरेंस लगा? बहुत डिफरेंस लगा। हुँ, मतलब कहाँ दिल्ली में जहाँ एक एसी लगाकर भी शांति नहीं बढ़ती, हुँ। वहाँ पे कल पंखा भी नहीं चलाया मैंने, यहाँ आने के बाद। हाँ, हाँ। तो बहुत डिफरेंस है। ओके। और जो लोग आपको नहीं जानते हैं, उनको आप अपना इंट्रोडक्शन कैसे देना चाहेंगे? वो जैसे आपने दिया, मैं शायरी करता हूँ और रिनाउंड पोइट हूँ दिल्ली का। और क्या होता था आपने मेरी इंस्टाग्राम पे जो शायरी है बहुत वायरल है, ऐसे वायरल रहती है। नहीं, मैं ऐसे देना चाहूँगा कि एक सफ़र में हूँ जिसमें अभी शायरी शुरू की है। पढ़ तो बहुत टाइम से रहा था हुँ, और हुँ। कुछ टाइम पहले लिखना स्टार्ट किया। ओके। लोग पसंद कर रहे हैं तो अब अच्छा लग रहा है कि हुँ, हुँ। अ, आप शायरी में खुद को किस मुकाम पे देखते हैं? सीखने वाले मुकाम पे देखता हूँ कि मैं ओके। उस फेज़ में हूँ जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अभी सीखने को बाकी हैं, समझने को बाकी हैं। तो ये सफ़र बहुत बड़ा है। उसकी पहली स्टेज पर देखता हूँ कि मैंने एटलीस्ट शायरी स्टार्ट कर दी है और बोल सकता हूँ कि मैं शायरी करता हूँ। ऐसी कोई प्लेटफ़ॉर्म जहाँ पे आपने परफ़ॉर्म करा हो और आपको अभी भी याद हो कि ऑडियंस का रिएक्शन बहुत अच्छा था वहाँ पर? अच्छा तो नहीं, लेकिन हाँ, मतलब अच्छे तो बहुत जगह रहा है, लेकिन याद भी बहुत सारी जगह है। जैसे पहले जब मुझे ओपन माइक का पता लगा था, ओपन माइक्स होते हैं, हुँ, हुँ। तो दिल्ली में जब ओपन माइक का पता लगा था तो एक लव स्टूडियो करके था, ओके। तो वहाँ पहली बार मैंने परफॉर्म किया था। अच्छा, ये और कौन-सी ईयर में रहा होगा? ये लॉकडाउन से जस्ट पहले, ओके। 19 2019 में, हाँ। हाँ। उसके बाद दोबारा उन्होंने एक मैसेज डाला कि हमको कोई होस्ट चाहिए, तो मैंने बोल दिया कि मैं ही होस्ट कर देता हूँ। ओके। तो उन्होंने अप्रूवल दे दिया कि हाँ कर सकते हो। तो लव स्टूडियो जो होता है ना, वो जैसे कई सारे ओपन माइक्स परफॉर्म करने के लिए पैसे लेते हैं, हुँ, हुँ। तो वो पैसे नहीं लेते थे ठीक। अब। और वो वीडियोस वगैरह भी देते थे, सारी चीज़ें बिना किसी उसके। हुँ, हुँ। आर्टिस्ट को सपोर्ट करते थे, आर्ट को सपोर्ट हाँ, करते थे। हाँ। तो मैं जब परफॉर्म कर रहा था, तो जब मैं स्टेज पे जा ही रहा था तो मेरा जो पैर था वो वायर में अड़ गया, जो उनका कैमरा जहाँ लगा था, ओके। तो वो कैमरा गिर गया। और बाद में उसको उठाने के चक्कर में तो ऐसा हुआ कि वो बंद ही हो गया। वो ओके, ओके। जहाँ उन्होंने मुझे मौका दिया था वो उनका लास्ट ही हो गया, ऐसा रहा। अच्छा, तो आपको ये मोमेंट हमेशा याद ये रहता है। हमेशा उनको भी याद रहेगा और मुझे भी हाँ, याद है। उनका भारी नुकसान हो गया। हाँ, अगर आपकी फैमिली की बात करें तो आपकी फैमिली में कौन-कौन है और आप सबसे ज़्यादा किन के क्लोज़ हैं? मैं मेरी फैमिली में दादी हैं, हुँ, मम्मी हैं, पापा हैं और दो छोटे भाई हैं। ओके, एक का नाम है अभिषेक और एक का नाम है विष्णु। वो दोनों योगा करते हैं, ओके। तो मास्टर्स हैं, पीएचडी हैं योगा में और साथ में योगा क्लासेस करते हैं। हुँ, सबसे ज़्यादा क्लोज मम्मी के और अपने दोनों भाइयों के। पापा से थोड़ा सा दूरी बना के रखता हूँ। हाँ, ऐसा वैसे क्यों? सबके डरा के रखते हैं। बचपन से ही वो हाँ, थोड़ा सा मतलब आपने शुरू से कम बात करी है उनसे? बहुत बहुत कम बात ही नहीं करते। ओके, वो एक कमरे में तो हम दूसरे कमरे में, वो हाँ, दूसरे में तो हम तीसरा था नहीं तो हाँ। बाहर करके। सेम मैं रिलेट ऐसे। कर सकती हूँ क्योंकि मेरे हमारी फैमिली में सेम यही चीज़ होती है। अच्छा, हाँ, नॉर्थ इंडिया में तो ऐसे ही है, मतलब हाँ। डरा के रखते हैं बच्चों को। राइट, राइट, राइट। आपने शायरी लिखना कैसे चालू करा? मतलब क्या सोच आई थी आपकी कि मैं शायरी लिखता हूँ? शायरी स्टार्टिंग से ना मुझे बहुत फैसिनेट करता था कि लोग जैसे गाने हैं तो वो किस तरह से गाने लिख देते हुँ, हुँ। हैं। कोई धुन चल रही है और उस पर इतने सुंदर सुंदर से वर्ड्स कैसे बिठा देते हैं। हुँ, तो ये हुँ। चीज़ बहुत फैसिनेट करती थी स्टार्टिंग से। हुँ, हुँ। फिर मेरे जीवन में आना हुआ कुमार विश्वास साहब का। ओके। तो उनकी एक छोटी सी ऑडियो क्लिप थी जो ब्लूटूथ से मैंने किसी से ली थी, और वो ज़िंदगी के जब मैंने वो 8-9 मिनट वो क्लिप सुनी तो वो जादू की तरह था। मैं हुँ, उस हुँ। मोमेंट को भूल ही नहीं सकता। मैं ये सोच रहा था कि ये क्या चीज़ चल रही है, हुँ, हुँ। मतलब एकदम अलग दुनिया में, कि ये इंसान जिसकी इतनी सुंदर सी आवाज़ है ये तो क्या करके चला गया। और तो फिर मुझे लगा कि मुझे भी ऐसे ही करना है।
मुझे भी लिखना है, कुछ तो करना है आपको इस तरह से। कुछ लाइन याद हो उनकी उस क्लिप की? हाँ, ये कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है। तो एक ऑडियंस से कोई आदमी वो चिल्लाए कहता है वाह, तो वो कहते हैं कि दाद देनी है, खाज नहीं देनी है। आगे वो कहते हैं कि अच्छा तुम यहाँ थे, मैं तो तुम्हें आगरा में ढूंढ रहा था। तो आगरा में पागल खाना है। कहते हैं, तुम यहाँ थे, मैं तुमको आगरा में ढूंढ रहा था। तो वो क्लिप मतलब उसने दिखाया कि कोई ऐसी चीज़ है जो सिर्फ शब्दों से किसी के भी दिल को जीत सकती है, किसी के दिमाग में 24 घंटे घूम सकती है। राइट राइट। फिर मैं आपको बताता हूँ मैंने पहली कविता कब लिखी। अ, हमारे स्कूल में, हमारे गांव में एक ही स्कूल था, 6 से 12 तक, मतलब बड़े बच्चों वाला, जो 12 तक जो जाते हैं। बाकी छोटे छोटे स्कूल तो बहुत थे प्राइमरी वाले। तो एक सरकारी स्कूल था, काफ़ी बड़ा स्कूल था, और हमारा पूरा टाउन उसी में पड़ता था। उससे पहले क्या होता था कि मैं हमेशा परफॉर्म करता रहता था, कभी 26 जनवरी पे या कोई फंक्शन हो रहा है, एनुअल डे हो रहा है, तो वहाँ जाके, और वहाँ इनामें मिलती थी। कुछ ना, कभी गिलास दे दिया, कभी प्लेट पकड़ा दी, तो मैं घर खुश होके लेके जाता था कि मम्मी देखो आज मुझे ये मिला, और ये आपको मिला। हमेशा इनाम मिलता था? हमेशा। तो मैं परफॉर्म करता था और ऐसे लेके जाता था, आप क्या परफॉर्म करते थे तब? कुछ भी चुटकुला वगैरह। ओके। मतलब मुझे करना होता था, मुझे बस करवा दो। गाने को बोल दो तो गा दूंगा, कुछ प्ले करने को बोल दो तो वो कर दूंगा, खड़े रहने को बोल दो, मतलब मुझे मुझे वो प्लेट लेके जानी है घर पे। ये मेरा प्राइमरी वो होता था कि मुझे मम्मी के लिए एकदम से प्लेट लेके गिलास लेके जाऊँ। तो जब मैं 6 क्लास में गया दूसरे स्कूल में, वहाँ पे 26 जन को बहुत बड़ा प्रोग्राम होता था। वहाँ पे सारे बच्चे परफॉर्म करते थे ऐसे। लेकिन ये था बड़े लोगों का स्कूल, जिसमें 11th के बच्चे थे, 12th के बच्चे थे, टाइम उतना ही है चीज़ें परफॉर्म करने के लिए। क्या हुआ कि जो सर थे, मैंने उनसे बोला सर मुझे भी किसी प्ले में पार्ट दे दो, कुछ भी मुझे भी करना है। तो बोलते हैं कि नहीं, छोटे बच्चे अलाउड नहीं है, और जो स्लॉट है वो पहले से फुल हो रखे हैं। बाकी टीचर्स के बच्चे थे उनको ले लिया, क्योंकि उनको लेना पड़ेगा, उनकी मजबूरी है, और बाकी जो अच्छे लोग थे उनको ले लिया। अब मैं ये सोच रहा था कि 6 क्लास में मैं आ गया हूँ, और इस बार पहली बार ऐसा होगा कि मैं घर पे कुछ नहीं लेके जाऊँगा। तो मैं बहुत परेशान था, मैंने कहा सर प्लीज़। तो कहते हैं कि गाने वाला एक चाहिए, तुम गा सकते हो? तो छोटा सा बच्चा गाता हुआ अच्छा लगेगा। तो मैंने हाँ गा दूंगा। तो उन्होंने कुछ लाइंस दी कि गाओ ये कोई गाना। मैंने गाया। तो सर कहते हैं कि अगर तुम डेली उठकर 4 बजे 10 साल तक रियाज करो तब भी नहीं गा सकते। मुझे लगा कुछ अच्छा expect तो करा। उन्होंने बिल्कुल ही काट दिया। तो मैं उनके पैर पकड़ लिए, मैंने कहा सर कुछ भी करवा दो, पेड़ का रोल दे दो, कुछ भी दे दो, मतलब मुझे कुछ लेके, मैं ऐसे नहीं करो। तो कहते हैं कि कुछ लिख के लाओ तब देखते हैं, कुछ लेके आओ कहीं से। तो इंटरनेट का एक्सेस था नहीं था उस टाइम पे। तो मैं समझ में क्या लिख के लेके जाऊँ, क्या बना के, 6 क्लास, मतलब बस उन्होंने मन रखने के लिए बोल दिया कि कुछ भी जाओ। तो मैंने उस टाइम पे कविता लिखी, और वो जो कविता थी वो कुछ बारातियों के ऊपर थी, मतलब आपको याद है वो? नहीं, मैं खुद अफसोस करता हूँ कि वो काश मैं आपने उसको, कहीं लिखी थी वो? हाँ पेज पे लिखी हुई थी। ओके ओके। तो मिस आउट हो गया, और फ़ोन नहीं थे तो वीडियोस भी नहीं बन पाई। अब मैंने वो कविता लिखी और बाद में देखते, मैंने कहा सर प्लीज़ सुन लो, प्लीज़। फिर जब मैंने वो फनी पोएम थी पूरी, बहुत सारी 30-35 लाइन की, जब मैंने सुनाई सब हंसी से लोटपोट हो गए। तो सर ने तुरंत आप मुंबई आ रहे हैं आप परफॉर्म कर सकते हैं। हाँ। फिर मैंने परफॉर्म करना स्टार्ट किया वहाँ पे, और सामने पूरा गांव देखने के लिए आया हुआ है, पूरा कस्बा, छत भरी हुई है। और मतलब वो एक इवेंट जैसा होता था कि ये होने वाला है, बच्चे परफॉर्म करेंगे, औरतें, आदमी, सब। मैंने वो परफॉर्म की और 10 मिनट में ख़त्म हो गई, बहुत तालियां बजी। उसके बाद क्या होता था, वहाँ माइक लगते थे, एक तरफ टीचर्स के लिए टेंट लगता था जिसके नीचे कुर्सी डाल के वो बैठते थे। तो अगर किसी इंसान को, किसी बच्चे का परफॉर्मेंस अच्छा लगा तो वो उसको पैसे दे सकता है जाके। तो वो उन टीचर के पास जाए जिनके हाथ में माइक है, उनको बोल दे कि 10 रुपए इस बच्चे को मेरी तरफ से। तो वो अनाउंस करते थे कि 10 रुपए राम प्रसाद की तरफ से रुचि को, इस तरह से। मैंने जब खत्म किया उसके बाद कम से कम 10-15 मिनट तक अनाउंसमेंट होती रही। 10 रुपए कुशल दोनेरिया को इनकी तरफ से, 20 रुपए इनकी तरफ से, 30 रुपए इनकी तरफ से, बहुत देर तक इतने पैसे उस दिन मिले। और स्कूल वाले पैसे नहीं देते थे, वो उसको फीस में एडजस्ट कर लेते थे, तो हाथ में पैसे नहीं देते थे। तो उस पूरी साल मुझे एक फीस ही नहीं भरनी पड़ी,
वाओ, इतना सुंदर रहा था। तो ये बहुत बढ़िया। ये पहला था जब मैंने नहीं, इसके बाद तो किसको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा लिखने ये का। स्टार बन गया था उसके बाद तो। हाँ, नहीं बहुत अच्छा लगा मुझे आपकी स्टोरी सुनकर हाँ, सही। थोड़ी लंबी थी। नहीं नहीं, मेरे को खुद को इंस्पिरेशन मिली इससे कि यार, अच्छा। हाँ बहुत अच्छा था। तो आपके फैमिली में लोग, मतलब आपके जो घर वाले हैं, वो आपको शुरू से सपोर्ट करते थे शायरी लिखने मम्मी ने में? तो हमेशा सपोर्ट किया, क्योंकि मैं गिलास और कटोरियाँ ले जाया हाँ करता हाँ था हाँ घर पे। हाँ। पिताजी चाहते थे कि कुछ कर ले, मतलब पिता तो यही चाहता है कि कुछ ऐसा कर ले जिससे घर पे एटलीस्ट पैसे आते रहें। राइट। और मैंने भी बहुत कोशिश की कि मैं इधर उधर कुछ कर लूँ, पर कभी मैं पोइट्री को अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पाया। हाँ। मैं पहले मैं एसएससी की तैयारी कर रहा था, प्रिपरेशन। तो उसमें ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, टाइम बहुत कम होता है। तो मैं आपको एक इंसिडेंट बता रहा हूँ, तो टाइम बहुत कम होता है। जैसे 60 मिनट होती है, 1 घंटा, और 100 क्वेश्चंस करने हैं। उसमें मैथ्स के भी क्वेश्चन है, तो बहुत एकदम 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं कर सकते। उस टाइम पर मैं एक गज़ल कह रहा था, और उसके एक शेर में एक लाइन तो मैंने कह रखी थी पहले से ही, मतलब नीचे वाली लाइन जिसको हम सानी कहते हैं। तो एक मिसरा तो मैंने पहले से कह रखा था 3-4 महीने पहले से। और मैं मतलब 4 महीने से सोच रहा था कि इसमें कोई एक ऊपर वाला मिसरा आ जाए दिमाग में तो मैं लिख दूँ। और वो 4 महीने से परेशान किया जा रहा था, हो ही नहीं रहा था। अब मैं उधर एग्ज़ाम दे रहा हूँ जहाँ मेरा फ्यूचर डिपेंड कर रहा है, इतने पैसे मैंने कोचिंग में फूंक दिए, उस टाइम पर मुझे क्लिक हुआ। और फिर मैंने, उसमें लिखना अलाउड नहीं था, ओके। मैंने अपना एडमिट कार्ड पलटा और लिख मारा। ओके। अब ये भी था कि अगर कोई देख ले तो डिस्क्वालीफाई हो जाए। मैंने कहा नहीं, अगर ये मिसरा मैं भूल गया हाँ हाँ तो ये गया, फिर पता नहीं होगा कि नहीं। हाँ। तो इतना मतलब मैं उसको लेके, शायरी को लेके पैशनेट था स्टार्टिंग से ही, राइट। सबसे ऊपर था मेरे। पिताजी हमेशा उसके थोड़ा सा अगेंस्ट में, वो कभी ऐसे सामने खुल के नहीं है कि अरे ये सब क्या कर रहे हो और और वैसे। अभी वो सपोर्ट करते हैं आपको? हाँ, तो फिर जब मैं पैसे कमाने मैंने स्टार्ट कर दिए, उसके बाद अब वो कुछ नहीं कहते। अभी क्या हुआ था कि हमारे यहाँ ना एक अवार्ड देते हैं, जैसे टाउन में से कोई अच्छा लिख रहा है जो कवि है वहाँ के, तो वो नवांकुर पुरस्कार करके कुछ। तो मैं दिल्ली में था 2 साल पहले, और वहाँ पे अनाउंस हुआ कि नवांकुर पुरस्कार इस साल का जाता है कुशल धोनेरिया को। वाओ। और वहाँ पे मेरे पिताजी थे उसी बन, तो उनको ज़बरदस्ती पता नहीं था, तो उनको अरे इनके पिताजी, और उनको चढ़ा दिया। हाँ, और इनके उनको लिए तो बहुत प्राउड मोमेंट रहा हाँ, होगा। बाद में तो फोन पे कह रहे थे पता नहीं क्या करता रहता है, आज हमें ही ऊपर चढ़वा दिया। ऐसा। वो होता है वो। हाँ, अब सपोर्ट में, अब वो कुछ नहीं कहते, उनको लगता है कि हाँ चीज़ें अच्छी चल मतलब रही हैं। वो सपोर्ट करते भी होंगे तो वो एक्सप्रेस नहीं करते होंगे। हाँ, ऐसे ही, हाँ। बिल्कुल। हम्म। तो सामने से नहीं कहते, लेकिन हम्म। अभी एक दिन तो मेरी वीडियो लगा के बैठ गए मेरे सामने। हाँ, वो इतना ऑकवर्ड हो गया, और वो होता है। मैं शेर पढ़ चल गया होगा पता आपको, बेवफा कहते लड़के पिताजी टीवी पे देख रहे हैं। और आपका जो बहुत फेमस वायरल शेर है, जिसमें मतलब जिससे आपको काफी पहचान मिली है, हाँ कि मोहब्बत खा गई लड़का हमारा, हाँ, उसके पीछे की क्या स्टोरी है? मतलब वो आपने क्या सोच कर लिखा था? वो जब मैं सेट परफॉर्म करूंगा ना आज, तब वो बहुत लंबी स्टोरी है, ओके। तब आप देख पाएंगे कि वो कहाँ से वो शेर आया। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो हम तब आपका शेर हाँ। सुनेंगे। हाँ। और अगर ऑडियंस जो देख रहे हैं उनको भी अगर वो शेर की स्टोरी जाननी है, तो आप शोज़ पे आते रहिए, वहाँ आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से वो शेर आया। हम्म। और आप क्या सजेशन देने चाहेंगे हमारे जैसे लोगों को, जो अभी शायरी में शुरुआत कर रहे हैं, कुछ लिखना चाह रहे हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं शायरी में? हाँ, पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और लिखना भी बहुत ज़रूरी है, और सिर्फ लिखते रहना बहुत ज़रूरी नहीं है, उसको काटने की हिम्मत होनी चाहिए। कई बार क्या होता है, हमको हमारा सारा लिखा हुआ बहुत अच्छा लगता है, दरअसल वो उतना अच्छा नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि हमको ठीक लगता है और सामने वालों को बहुत अच्छा लगता है। तो अगर प्रोफेशनली ये काम करना है तो कई सारी चीज़ें हैं जिन पे मैं बात कर सकता हूँ। जैसे सबसे पहले एक अच्छा ग्रुप बनाओ, अच्छा लिखने वालों का, 2-4 लोग जो आपके साथ में हों, जो आपको इतनी हिम्मत करें कि टोक सकें कि नहीं नहीं ये चीज़ अच्छी नहीं है, और जो आगे बढ़ने के लिए आपको मोटिवेट करते रहें, जो आपको किताबें बताते रहें, जो आपको नए नए शेर सुनाते रहें या कविताएं सुनाते रहें। पहली चीज़, तो जब आप 3-4 लोग मिलकर साथ में काम करेंगे, एक दूसरे को समझ भी पाएंगे कि क्या चीज़ अच्छी है क्या चीज़ अच्छी नहीं है, उस तरह से पहली चीज़ होगी। दूसरी चीज़ होगी कि पढ़ते रहो, आप जिस जोनर में लिख रहे हो वो तो पढ़ो ही,
साथ में बाकी की चीज़ें भी हमेशा पढ़ते रहो, क्योंकि लिखना जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है राइट कि क्या क्या, जैसे आपने किसी दिन किसी बच्चे को खिलौने बेचते हुए देख लिया, तो हो सकता है कि आगे जाके कोई थॉट ऐसा हो जो उस टाइम से निकला हो, हाँ और वो बात क्योंकि वो सामने की बात है, हज़ारों लोग उसको देख रहे हैं, जब आप वो लाइन्स रिसाइट करोगे तो उनको भी एकदम ठेक से लग जाएगी दिल पे। बिल्कुल सही बोला आपने। ऐसे कर सकते हैं, लिखते रहो, पढ़ते रहो, एक अच्छी कम्युनिटी बना लो। चौथी और सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है कि परफॉर्म करते रहो, जहाँ भी मौका मिले चले जाओ, कॉन्फिडेंट होके परफॉर्म करो, अच्छे से परफॉर्म करो, और देख कर परफॉर्म मत करो। आपको अपना लिखा हमेशा याद होना चाहिए, जिससे आप जब पढ़ रहे हो तो आपकी जो लाइंस हैं उसमें जो ऑनेस्टी है वो सामने वाला फील कर पाए। अब हम बार बार देख रहे होते हैं और फिर ऐसे पढ़ रहे होते हैं, तो एक तो ना तो वो बॉन्ड बन पा रहा है, तो आपकी अच्छी लाइंस भी वेस्ट हो जाती, हमको लगता है यार क्या लिखा था, कुछ हो ही नहीं आ पा रहा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अभी मेरे जहन में हैं। ओके। आपकी कोई शायरी जो आपको बहुत पसंद हो, वो आप सुनाना चाहें हमारे अ, ऑडियंस को? पसंद तो सारा ही है पसंद होने के बाद ही, लेकिन एक शेर जिससे मैं सबसे ज़्यादा रिलेट करता हूँ, जो मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी की कहानी है, वो था कि एक शख्स छोड़ कर गया था नींद में मुझे, एक शख्स छोड़ कर गया था नींद में मुझे, एक उम्र सो ना पाया मैं इस वाक़ये के बाद। वाह, ये मैं बहुत इससे रिलेट कर पाता हूँ। बहुत बहुत डीप ख्याल है, और इसके पीछे की जरूर कुछ ना कुछ स्टोरी रही होगी, आपने ये लिखा। हाँ वो भी उसी टाइम बताऊंगा मैं आपको सेट में। ओके ओके। मैं उनसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आपको कौन कौन से शायर पसंद हैं, और उनकी कोई शायरी जो आपको याद हो? हाँ मतलब मुझे पर्सनली बहुत सारे शायर पसंद हैं, तो उसके डिविजन्स हैं, जैसे मैं बताऊँ आपको 90s के और 2000 के, फिर उसके बाद वाले, फिर अभी जो मेरी एज के लिख रहे हैं। तो मैं क्योंकि बहुत सारे लोग देखेंगे तो मैं उनको कई सारे नाम बता देता हूँ और वो उस हिसाब से पढ़ सकते हैं। पुराने टाइम पे क्लासिक्स में तो मीर और गालिब यूनिवर्सल है, उससे थोड़ा आगे आ जाता है जो अब हैं नहीं जो लोग, उनमें मुझे सबसे ज़्यादा कोई पसंद है तो वो है जॉन साहब, जॉन एलिया, और एक शायर है जमाल एहसानी। जमाल एहसानी साहब मुझे बहुत पसंद, बहुत सबसे ज़्यादा, अगर मैं एक शायर का नाम लेना चाहूँगा ना तो वो जमाल एहसानी है, तो मुझे बहुत पसंद है। और मैं आपको बाद में शेर सुनाता हूँ। हाँ हाँ जरूर। तो जॉन साहब, जमाल एहसानी साहब, और एक शायर हैं इरफान सिद्दीकी, वो भी बहुत पसंद है मुझे। ओके। अहमद मुश्ताक, वो बहुत पसंद है। और थोड़ा सा और आगे आ जाते हैं जिनमें हैं तो अ, बशीर बद्र साहब, बहुत अच्छा, मतलब नेक्स्ट लेवल, वो तो पूरा नया रिवॉल्यूशन लाने वाले इंसान थे पोइट्री के फील्ड में। बशीर बद्र साहब, वसीम बरेलवी अभी जो हैं, शारिक कैफ़ी, शारिक कैफ़ी मुझे बहुत पसंद है। अभी जो शायर हैं उनमें मुझे शारिक कैफ़ी साहब सबसे ज़्यादा पसंद है। फिर पाकिस्तान के कुछ शायर हैं जैसे अज़हर फराग, और पाकिस्तान में तहज़ीब हाफ़ी, ज़िया मस्कूर, खुर्रम आफाक। इंडिया के अंदर अभिषेक शुक्ला, लखनऊ के एक शायर हैं, बहुत बहुत अच्छा लिखते हैं वो। पल्लव मिश्रा जो हमसे एक पीढ़ी ऊपर हैं, जो उसमें आशु मिश्रा, बालमोहन पांडे, और इन सबको आप मतलब पढ़ सकते हो। और मेरे साथ वाले या मुझसे जो जस्ट बाद में आए उनमें मुझे ऋषभ शर्मा एक शायर है, ऋषभ बहुत अच्छा लिखता है, वो उसकी शायरी मुझे बहुत पसंद है। अमन मिश्रा आनंद जो यहाँ मुंबई का ही है, कल्याण करके जो जगह है, अमन मिश्रा आनंद बहुत अच्छा लिखता है। राहुल जैन है, खुददार शायर नाम से, जो बहुत फेमस है। और अभिशार गीता शुक्ला, ये बहुत पसंद है। तो ये सब लोग मुझे बहुत पसंद है। अब बात आती है शायरी की, तो कुछ शेर मैं आपको सुनाता हूँ जो मुझे याद आते, जितने नाम लिए उन सब में से। जमाल एहसानी साहब लिखते हैं, जमाल एहसानी साहब लिखते हैं कि उसी मकाम पे कल मुझको देख कर तन्हा,
उसी मकाम पे कल मुझको देख कर तन्हा बहुत उदास हुए फूल बेचने वाले, मुकद्दरों की लकीरों से मात खाई गए, हम एक दूसरे का हाथ चूमने वाले। वाह वाह वाह, क्या बात। बहुत अच्छा लिखते हैं। या फिर जमाल अहसानी साहब के तो बहुत शेर हैं जो मुझे याद हैं। अ, एक फ़कीर चला जाता है पक्की सड़क पर गाँव की, आगे राह का सन्नाटा है पीछे गूंज खड़ाओं की, उस रास्ते पर पीछे से इतनी आवाज़ें आई जमाल। मतलब कोई इंसान जब अपना घर छोड़ के जा रहा है और कितनी हिम्मत चाहिए होती है कि वो वापस पलट कर ना देखे, और घर छोड़ने के लिए, माँ बाप छोड़ने के लिए या महबूब छोड़ने के लिए। तो जमाल साहब लिखते हैं कि उस रास्ते पर पीछे से इतनी आवाज़ें आई जमाल, एक जगह तो घूम के रह गई एड़ी सीधे पाँव की। वाह वाह वाह, क्या एक जगह तो मेरा पैर लगभग घूम के रह गया था। घूम के रह गए। तो जमाल कितनी अहसानी। डीप सोच है। हाँ। और वो लोग मेरे बहुत प्यार करने वाले थे, वो लोग मेरे बहुत प्यार करने वाले थे, गुजर गए हैं जो मौसम गुजरने वाले थे। ये किस मकाम पे सूझी तुझे बिछड़ने की, ये किस मकाम पे सूझी तुझे बिछड़ने की, कि अब तो जाके कहीं दिन संवरने वाले थे। और उसे एक छोटे से कस्बे पे रेल ठहरी नहीं, वहाँ भी चंद मुसाफिर उतरने वाले थे। तो जमाल साहब मुझे बहुत पसंद हैं। इसके अलावा जॉन साहब, वो तो सब लोग उनको सुन रहे हैं, उनकी तो वीडियो सामने आती रहती हैं। तो जॉन साहब बहुत, उनके कुछ शेर हैं जैसे गमे फुरकत का शिकवा करने वाली। एक लड़की जिससे उनकी शादी होने वाली थी, भरी गर्मियों में वो उससे मिलने गए और वो घर से बाहर नहीं आई, पता लगा कि वो सो गई है। तो वो कहते हैं गमे फुरकत का शिकवा करने वाली, जो ये शिकवा शिकायत करती रहती है कि तुम मुझसे दूर रहते हो। हाँ हाँ। गमे फुरकत का शिकवा करने वाली मेरी मौजूदगी में सो रही है। तो जॉन साहब के बाकी तो बहुत फेमस शेर हैं ही जो बहुत अच्छे हैं। और नए लोगों में ऋषभ का मैंने नाम दिया था, हाँ हाँ। तो ऋषभ का मैं दिलों में घर बनाना चाहता हूँ, ज़मी का दिल दुखाना चाहता हूँ। हम लोग सब ज़मी पे घर बनाते हैं, हाँ हाँ। वो कह रहा है कि मैं दिलों में बनाना चाहता हूँ, दिलों में घर बनाना चाहता हूँ, ज़मी का दुख ज़मी का दिल दुखाना चाहता हूँ। शराबी कुर्सियों से कह रहा था, शराबी कुर्सियों से कह रहा था, मैं उसको भूल जाना चाहता हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब ये सारे नाम हैं जो मुझे बहुत पसंद हैं। कोई किताब आप पढ़ते हो कुछ, या आप रिकमेंड करना चाहोगे हमारे व्यूअर्स को? हाँ, किताब में जमाल अहसानी साहब जिनका मैंने नाम लिया, रेख्ता पब्लिकेशन से उनकी किताब आई है अकेलेपन की इंतहा। वो मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है ये किताब, मतलब हमेशा मेरे साथ रहती है। दूसरा इरफान सिद्दीकी साहब को मैं बात कर रहा था, उनकी किताब है होशियारी दिले नादान बहुत करता है। तो वो थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन बहुत अच्छे शायर हैं, उनको पढ़ के बहुत अच्छा लगेगा। और इरफान सिद्दीकी साहब का मैं शेर सुनाना भूल गया, उनके दो शेर सुनाता हूँ। वो लिखते हैं कि आखिरी शब हुई आगाज़ कहानी अपनी, हमने पाया भी तो एक उम्र गवा कर उसको, देखते हैं तो लहू जैसे रगें तोड़ता है, हम तो मर जाएंगे सीने से लगा कर उसको। तो ये इरफान सिद्दीकी साहब। वगरना बर्फ सा पानी तुम्हें जला देगा, गिलास लेते हुए उंगलियां ना छू लेना। तो बहुत, उनकी जो किताब है होशियारी दिले नादान बहुत करता है। उसके बाद शारिक कैफ़ी साहब की किताब है, ये मैं वो किताबें बता रहा हूँ जो नए लोग पढ़ सकते हैं, जो बहुत आसान है। शारिक कैफ़ी साहब हैं, उनकी किताब हैं, 3 किताबें आई हुई हैं रेख्ता पब्लिकेशन से। हाँ, एक तो शारिक कैफ़ी साहब की किताब है दुख नए कपड़े बदल कर, वो तो होनी चाहिए। मतलब मैं समझता हूँ अगर आप शायरी कर रहे हो तो ये तो आपके पास होनी चाहिए। और खिड़की तो मैंने खोली ली, ये भी शारिक कैफ़ी साहब की किताब है, दोनों बहुत अच्छी किताब है। विकास राणा एक शायर हैं हिमाचल से, विकास राणा भैया जो हैं, उनकी एक का भी हाल ही में किताब आई है जिसके बारे में मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी लिखा था, अभी एक शेर कहना रह गया है। तो वो बहुत अच्छी किताब है जी। उसमें वो लिखते हैं कि कोई लेगा नहीं बदला हमारा, हम ही को कत्ल है करना हमारा,
उसे सब सीधे रास्ते चाहिए था, उसे सब सीधे रास्ते चाहिए था, गली के मोड़ पर घर था हमारा। वाह वाह वाह। तो विकास राणा भैया, तो ये किताबें हैं जो पढ़ी जा सकती हैं जिनको ज़्यादा मुश्किल उर्दू समझ नहीं आती शुरुआत के टाइम पे। शारिक कैफ़ी, जमाल अहसानी, इरफान सिद्दीकी, नासिर काज़मी, और इनकी किताबें वो रेखता से मंगा सकता है। ओके। हाँ, फ़हमी बदायूनी साहब, इनकी किताबें मंगा सकता है। आसान है, समझ आएगी, मज़ा आएगा पढ़ने में। हाँ। आपकी बातों से ऐसा लगा कि आप बहुत पढ़ते हैं शायरी, बहुत लोगों को सुनते हैं। 24 घंटे में शायरी चल रही होती है बस दिमाग मेरे को में। यही क्वेश्चन पूछना था कि आप कितना समय देते हैं? 24 घंटे, ओके। 24 घंटे। मैं आपको बताऊँ, जब मैंने शुरू किया था, जब मैं मीटर वगैरह बहर वगैरह सीख रहा था, फिर पढ़ना स्टार्ट किया, तो लॉकडाउन का टाइम था उस टाइम पे। तो वह तभी मैंने एक किताब मंगाई थी, गज़ल की बाबत। वो उसमें बेसिक्स लिखे हुए हैं कि हाँ। बहर कैसे सीख सकते हैं सब। उस टाइम पे क्या हुआ कि मैं, एक दिन ऐसा हुआ कि मैं, मतलब एक दिन क्या, डेली ऐसा होता था कि मैं सो ही नहीं पाता था। मैं लेट भी जाता था तो मेरे दिमाग के अंदर हमेशा शायरी चलती रहती थी, 24 घंटे शायरी। और एक दिन मैं, गांव में तो सब लोग 10:30 11 बजे लेट जाते हैं, लाइट वाइट बंद करके, मैं भी लेट गया। लॉकडाउन का टाइम था, तो 10 बज गए, 12 बज गए, 2 बज गए, 4 बज गए, 6 बज गए, और मम्मी पापा खड़े, और मैं सो ही नहीं पा रहा हूँ। मेरे दिमाग में वही सारी चीज़ें चल रही हैं। और फिर मैंने बस अपना मुंह जो है तकिया में एकदम घुसा दिया, और मैं मतलब बिल्कुल रोना स्टार्ट कर दिया कि मैं सोचता था इससे सुकून मिलेगा, लेकिन ये तो इतना दिमाग के अंदर घुस गई कि मेरा दिमाग कहीं और कुछ सोच ही नहीं पा रहा। तो वो टाइम ऐसा था कि उस टाइम पे मेरे दादाजी की तबीयत ख़राब थी, तो मैंने उनकी चुरा चुरा के स्लीपिंग पिल्स खाना स्टार्ट कर दी, जिससे मैं आराम से सो पाऊँ ओके। उस वक्त। तो इतना ज़्यादा हावी हो गई थी। हाँ, ये तो आप ऐसा समझ लो कि जब हम पैशन को फॉलो करते हैं तब ऐसा होता है। हाँ, कह सकते हैं। हम्म। तो वो बहुत परेशान भी रहा, लेकिन उस टाइम पे जो मैंने काम किया था, मैं आज भी वो अपना काम स्टेज से पढ़ता हूँ और सामने लेके आता हूँ। तो इतना पॉलिश्ड और इतना अच्छा काम हुआ। तो बहर जैसे कि हमें सीखनी चाहिए अगर हम शायरी कर रहे हैं तो आपको क्या लगता है सबसे इजी वे क्या है बहर सीखने का? इजी वे, कोई ऐसा, पहले तो कोई इंसान ऐसा पकड़ना पड़ेगा जो आपको 24 घंटे अवेलेबल रहे, जो आपको बता, कोई भी डाउट आ रहा है तो आपको समझा सके, और जो अच्छे से, जैसे बहर जो होता है ना, वो एक रिदम है। कोई भी, अगर हम गौर करें स्टार्टिंग से, तो हम जो नर्सरी की राइम्स जो पढ़ते थे, वो भी मीटर में एक लय में होती थी। जैसे जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग लाई नो। तो वो आप देखो, जॉनी जॉनी यस पापा। तो मैंने देखा कि जॉन साहब की गज़ल है, क्योंकि लोग जॉन साहब से ज़्यादा रिलेट करते हैं, तो उनकी गज़ल है, अपना खाका लगता हूँ, एक तमाशा लगता हूँ, मैं हर लम्हा इस घर से जाने वाला लगता हूँ। आप देखोगे कि दोनों में जो रिदमिक पैटर्न है वो बिल्कुल सेम है। जॉनी जॉनी यस पापा, अपना खाका लगता हूँ, एक तमाशा लगता हूँ, मैं हर लम्हा इस घर से जाने वाला लगता हूँ, सारे रिश्ते प्यासे हैं, क्या मैं दरिया लगता हूँ। तो ये जो रिदम है, अगर इस रिदम में जॉनी जॉनी यस पापा, आज मैं खाना खाऊंगा, ये मैंने बोला उसी रिदम में, तो ये सेम मीटर में, सेम बहर में है। तो बहर बस एक रिदम है कि वो धुन है जिस पे शायरी चलती है, रन करती है ऐसे। तो अब बहर सीखने के लिए कोई ऐसा इंसान पकड़ लो जो आपको समझा सके। बाकी मैंने खुद अपने यूट्यूब पे कुछ वीडियोस बना रखी हैं बहर को लेके, स्टार्टिंग के टाइम पे बनाई थी, तो लेकिन हेल्प कर देंगी वो काफ़ी। एक किताब आती है गज़ल की बाबत, वीनस केसरी साहब ने लिखी हुई है। उसकी अगर आप मंगा नहीं सकते, कई हैं जैसे स्टूडेंट है, बच्चे लोग हैं जो नहीं मंगा सकते, तो उसकी PDF फ्रीली अवेलेबल है रेखता पर। आप डालोगे गज़ल की बाबत बाय वीनस केसरी और रेखता, तो वहाँ मिल वो जाएगी। यूट्यूब पे भी उसका वीडियो है पूरा। यूट्यूब पे भी है, चलो ये आपने और अच्छी बात बताई। जी। तो यूट्यूब पे भी वीडियो है उसका। आपको क्या लगता है मतलब बहर कितना जरूरी है एक शायरी को करने के लिए? मतलब लोग आजकल ख्याल लिखते हैं, हाँ। और वो बोलते हैं कि हम ख्याल में कंफर्टेबल हैं, हम बहर नहीं सीखना चाहते। हाँ। तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? ठीक है, मतलब लिखना जो है ना, उसमें कई सारे सेगमेंट हैं। अब कोई इंसान नोवेल लिखता है तो वो थोड़ी बहर में लिखता है। अगर न्यूज़ आर्टिकल आ रहा है तो वो थोड़ी बहर में है। Right, right. और कोई अगर कविता लिख रहा है तो वो बहर में हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, कई सारी चीज़ें। ठीक है, अब अगर मैंने कोई 2 लाइन लिखी
मैं उसको शेर बोलना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ, ये मैं अपने दिल से चाहता हूँ कि मैं ऐसे पढ़ूँ कि मैंने एक शेर लिखा है। अब यहाँ पे एक पाबंदी आ गई कि मैं उन 2 लाइनों को शेर बोलना चाहता हूँ। अब जब आप उसको शेर का टैग देना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो 1 मीटर में होना चाहिए। और बाकी ख्याल लिखो, कितने अच्छे अच्छे थॉट्स होते हैं, मतलब विदेशी राइटर्स को हम उनको ट्रांसलेट करके लिखते हैं, वो थोड़ी कोई किसी मीटर में, और कितने सुंदर सुंदर होते हैं, और हिंदी में इतने अच्छे अच्छे मतलब थॉट्स हैं, कई सारी चीज़ें हैं, लिखते रहो। लेकिन अगर आप उसको शेर बोलना चाहते हो तो वो चीज़, अब जैसे क्रिकेट बोलना चाहते हो, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ तो वहाँ पे मैं बॉल की जगह कार्ड्स को फेंकना स्टार्ट कर दूँ, या कैरम की वो कॉइन्स उठा लाऊं कि चलो, या लूडो का डाइस उठा लाऊं चलो इससे, तो वो क्रिकेट तो नहीं होगी, है ना। उनके अपने तो लिखो, अगर थॉट अगर आप अच्छा लिखते हो तो खूब सारे थॉट्स लिखो, ऐसे लिखते हो तो ऐसे लिखो, कहानी लिखते हो तो कहानी ये लिखो। आपने बिल्कुल सही बोला, जो आप लिख रहे हो आप उसको वो नाम भी दो। हाँ, और हर एक में पोटेंशियल है, हर एक, आप चाहे थॉट लिख रहे हो, आप चाहे ऐसे लिख रहे हो, आप चाहे कविताएं लिख रहे हो, मूवी लिख रहे हो, ड्रामा लिख रहे हो, एड्स लिख रहे हो, हर एक में पोटेंशियल है। बस बेस तो थॉट ही है हर एक चीज़ में, कि आप कितनी बड़ी बात कर रहे हो। अगर आपके पास वो ताकत है कि मैं बड़ी बात कर सकता हूँ तो आप कुछ भी लिख दो, वो चलेगा ही चलेगा, वो लोगों को पसंद आएगा। फिर बस नाम देने को रह जाता है, अगर वो बहर में है तो आप उसको शेर कह दोगे, बहर में नहीं है तो कुछ और कह दोगे, ऐसा। बिल्कुल सही बोला। लोग बहर इसलिए भी सीखना नहीं चाहते क्योंकि वो सोचते हैं कि वो थोड़ा टफ है सीखना। हाँ, तो आप उनको क्या बोलना चाहेंगे? मैं ये समझता हूँ कि एक तो करियर वाइज बात करते हैं। अगर आप मुशायरे पढ़ना चाहते हो, आप चाहते हो कि कवि सम्मेलन में मुझे बुलाया जाए, या मुशायरे में बुलाया जाए, या मैं चाहता हूँ कि वसीम बरेलवी साहब के साथ मैं पढ़ना चाहता हूँ, वो जिस स्टेज पे पढ़ रहे हैं वहाँ मैं भी पढ़ना चाहता हूँ, तो अब वो गज़ल कह रहे हैं, और गज़ल या शेर जो तुम कहोगे उसमें बहर आती। अगर तुम्हारा ऐसा थिंकिंग है कि मैं इनके साथ पढ़ना चाहता हूँ, मुशायरे पढ़ना चाहता हूँ, या एज अ शायर एज अ शायर चाहता हूँ कि लोग मुझे जाने, तो उसकी तो वो फिर शर्त आ गई कि वो चीज़ आपको फिर शेर ही कहना पड़ेगा, और शेर कहना पड़ेगा तो वो बहर में लिखना पड़ेगा। और बाकी दुनिया भर की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप अपने शोज़ डालो, आपके थॉट्स अगर लोगों को पसंद आ रहे हैं तो आप शोज़ डाल लो और वहाँ पढ़ो, ऐसा है। एक वर्ड आता है स्पोकन वर्ड आर्टिस्ट। हाँ लोग आजकल उससे भी फेमस हो रहे हैं। हाँ हाँ, तो उनको मतलब वो बहर में नहीं लिखते हैं, वो अपने थॉट्स लिखते हैं बस, तो वो भी होता है। जैसे कि हम स्पोकन, जिन लोगों को बहर में नहीं लिखना हो, स्पोकन वर्ड आर्टिस्ट कहलाए हाँ जाते बने। हैं। मैं तो कहता हूँ कि दुनिया तभी सुंदर बन सकती है जब लोग ज़्यादा से ज़्यादा लिखें। मैं तो खुद नहीं चाहता कि लोग आएँ और बहर में लिखें जब तक वो उस चीज़ को लेके सीरियस नहीं है। अगर वो नॉर्मली थॉट्स लिख सकते हैं, लिखें, सुंदर सुंदर सा लिखें, अच्छा अच्छा सा लिखें, तो बहुत अच्छी बात है कि है तो सब पोइट्री के अंदर। तो किसी भी एक इंसान की वजह से, चाहे वो कोई भी रूल फॉलो कर रहा हो, चाहे वो किसी भी सिन्फ में जा रहा हो, लेकिन वो लिख रहा है और लोग उसे पसंद कर रहे हैं, तो नाम तो पोइट्री का ही बढ़ रहा है। बिल्कुल तो सही। मैं जब भी सुनता हूँ तो हमेशा थॉट सुनता हूँ कि कोई इंसान कितना रिलेटेबल और कितना सोच कहाँ तक ऑनेस्ट जाती है। होकर चीज़ लिख रहा है, तो मुझे तो पसंद है ऐसे। बहुत बढ़िया। आज हमारे साथ थे कुशल जी, तो जाते जाते हम इनसे कुछ सुनना चाहेंगे। आप कुछ सुना दीजिए हमारे व्यूअर्स को। ठीक है, मैं एक गज़ल सुनाता हूँ। जहाँ जहाँ पे तुझे गैर ने छुआ हुआ था, वहाँ वहाँ पे मेरा जिस्म भी जला हुआ था। शिकस्त होनी थी, ये मेरा पहला इश्क था, और वो बेवफा यही करते हुए बड़ा हुआ था। वाह फिर एक रोज़ मुझे ये पता लगा उसके पुराने आशिकों के साथ भी बुरा हुआ था। वाह। फिर एक रोज़ मुझे ये पता लगा उसके पुराने आशिकों के साथ भी बुरा हुआ था। पिता के कहने से लड़की ने घर बसा लिया, पर माँ इस कहानी में लड़के के साथ क्या हुआ था। वाह वाह। बहुत शुक्रिया। तो आप हमारे जाते जाते आप हमारे व्यूअर्स को कुछ बोलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं। ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो लोग मुझे देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं लिखते भी हैं, और वो मोहब्बत करते हैं आर्ट से, और हमारी मतलब
हमारी पूरी दुनिया से, हमारे देश से और इन सब चीज़ों से। तो बोलना चाहता हूँ कि अगर आप लिखते हैं और करियर का सोच रहे हैं तो जितना हो सके उतना पढ़ें, अच्छी मूवीज़ देखें, अच्छे गाने सुने, एनीमे देखें, कार्टून देखें, न्यूज़पेपर पढ़ें, हिस्ट्री पढ़ें, ज्योग्राफी पढ़ें, जितना हो सकता है खूब सारा पढ़ें। क्योंकि लिखते टाइम वो सारी चीज़ें जो आपकी आंखों के सामने से गुजरी हैं, वो सारी बातें जो आपके कान से होके गुजरी हैं, वो आपकी शायरी में फाइनली आ जाएगी किसी ना किसी, और मैं समझता हूँ और सुंदर तरीके से आएगी। बाकी लिखते रहें, प्यार करते रहें और वीडियोस देखते रहें। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू।